अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियोस को देखने के लिए लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी चाहे आपके पास मैट्रिक का हो, मतलब 9-10 क्लासेस हों या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो, तो इन सब में मोस्टली क्लासेस के अंदर पूछा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट में आता रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में बार बार रिपीट होता रहता है। ये डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी या व्हाट इज ट्रेंड अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट में पूछे जाते हैं। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। इन सब बातों से पहले आपको ये पता होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि सबसे पहले आपके पास एक एटम है। वो एटम किस फॉर्म में है? गैशियस फॉर्म में। अगर वो आपके पास जो एटम है वो गैशियस फॉर्म में नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक मेटल है, वो सॉलिड फॉर्म में पड़ी है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको पहले गैशियस फॉर्म में लेकर आए। ठीक है। एक सबसे पहले मेटल को आपने सॉलिड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में लेकर आना है। जब आपके पास एक एटम सॉलिड से गैशियस में आ जाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है, क्योंकि गैसेस हैं। गैसेस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ही डिस्टेंस पे पड़े होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो सकता है, निकल सकता है थोड़ी सी हीट से, थोड़ी सी एनर्जी से। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी, such amount of energy which is required to remove electron from gaseous atom। जब आप अपने gaseous atom में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, चाहे फर्स्ट टाइम आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला फिर मज़ीद निकाल दिया, वो तो फिर डिवाइड में बन जाता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। तो जब आप एक अपने गैशियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, क्योंकि आपने एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो जब भी एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो कैटाइन बन जाता है। जस्ट लाइक एक मेटल है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, वो कैटाइन बन गई है। उसके लिए एनर्जी की वैल्यू लिखी हुई है, इंथाल्पी चेंज की वैल्यू लिखी हुई है -738 किलो जूल पर मोल। ये जो किलो जूल पर मोल है इसकी एनर्जी का यूनिट होता है। यहाँ पे जो माइनस का साइन है कि ये क्या शो कर रहा है? माइनस का साइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है कि रिएक्शन के ड्यूरिंग एनर्जी, हीट जो है वो बाहर निकल रही है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? जब आप देखते हैं किस तरह पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड भी बात करते हैं, अलोंग द ग्रुप भी बात करते हैं। पीरियड्स हॉरिजॉन्टल, अलोंग द ग्रुप वर्टिकल होते हैं। तो हम अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप देखते हैं कि क्या ट्रेंड है, कि क्या वेरिएशन होती हैं, क्या तब्दीलियाँ आती हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। सबसे पहले अलोंग द पीरियड देखें। अलोंग द पीरियड जो होता है आपके पास यूं रहता है, आपके पास होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में शेल नहीं बढ़ते होते, हॉरिजॉन्टल में शेल हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो आपके पास अलोंग द ग्रुप जैसे है, तो ग्रुप्स हैं तो ग्रुप के अलोंग जो हैं वो शेल बढ़ते रहते हैं। अलोंग द पीरियड शेल नहीं इंक्रीज होता, शेल कांस्टेंट। जब शेल आपके पास कांस्टेंट एक ही है, ठीक है, जब आपके पास शेल जो है वो एक ही है, वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे एक और बात करते हैं कि जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, एक शेल है उसी में से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, तो जो पीछे इलेक्ट्रॉन बचेंगे और जो न्यूक्लियस होगा उसके दरमियान अट्रैक्शन क्या होगी? वो ग्रेटर हो जानी है, क्योंकि एक ही शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, ठीक है। तो जो बाकी है न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी, जो न्यूक्लियस के और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, उनके दरमियान क्या होगी? ग्रेटर हो जानी है। जब ये ग्रेटर होगी तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी डेवलप हो जाएगी कि उनका साइज़ होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जब साइज़ रिड्यूस हो जाएगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए। तो इस लिहाज से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। अलोंग द पीरियड +1 +2 +3, जस्ट लाइक लिथियम Li पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद Mg+2, इसके बाद जिस तरह बोरोन है +3 है। तो हमारे पास अलोंग द पीरियड जो है चार्ज कंटिन्यूसली मैनर में इंक्रीज करता है, और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है।
शील्डिंग इफेक्ट अब क्या होता है कि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो इनर इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपका जैसे है वैलेंस शेल है और जो न्यूक्लियस है उसके दरमियान में जो आ रहे होते हैं आपके पास दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जब आपके पास जो होता है, हम अलॉन्ग द पीरियड बात करते हैं कि शेल इनक्रीज ही नहीं होता, तो वहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन इनक्रीज नहीं होते। जब इनर इलेक्ट्रॉन ही इंक्रीज नहीं होता तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिमूव होते रहेंगे, तो जो बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे और न्यूक्लियस होगा उसके दरमियान अट्रैक्शन ग्रेटर हो जानी है, जिसके रिजल्ट में साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाएगा। जब साइज़ डिक्रीज़ होगा तो उसको तोड़ने के लिए मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को फिर मज़ीद निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, दैट्स वाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। अब यहाँ पे लॉन्ग द ग्रुप देखें, बिकॉज शेल इंक्रीज होते हैं। जिस तरह ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ग्रुप 1 में एक इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में 2, ग्रुप 3 में 3 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 4 में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है तो वहाँ पे शेल भी बढ़ रहा है। जब शेल इंक्रीज होता है तो कहते हैं वहाँ पे न्यूक्लियर जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होता, डिसकंटिन्यूसली इरेगुलर मैनर में इंक्रीज होता है। वहाँ पे जब शेल इंक्रीज होगा तो इनर इलेक्ट्रॉन ने क्या होना है, वो इंक्रीज हो जाना है। इनर इलेक्ट्रॉन कौन से, मैंने अभी बताया है कि आपका वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, ठीक है, उनको हम इनर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये मैं कहती हूँ हमारे पास यूँ है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, ये जो है ये इनर इलेक्ट्रॉन है। तो कहते हैं जैसे जैसे हम अलोंग द ग्रुप बात करते हैं, जब शेल बढ़ता है तो इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। जब इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो फासला दरमियान में बढ़ता जाता है, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वो कम होती जाएगी, क्योंकि फासला बढ़ रहा है। अट्रैक्शन घटती जाएगी, कम होती जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी तो साइज़ क्या है, बढ़ रहा है, क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं ना। शेल बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फासला क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जिसके रिज़ल्ट में आपके पास एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है, थोड़ी सी एनर्जी देंगे फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है। दैट्स वाई अलोंग द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है और अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है इंक्रीज़। अलोंग द पीरियड इंक्रीज़ करती है और अलोंग द ग्रुप डिक्रीज़ करती है। ऐसा ही केस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ भी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी यही ट्रेंड है, अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड वाला, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी ऐसा ही केस है। बट ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का निकलना है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक गैशियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हो रहा होता है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में यही फ़र्क है। आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाता है और पॉजिटिव आयन बनता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपके एटम में एक इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हो जाता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ट्रेंड दोनों के लिए सेम है, बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए भी सेम होता है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो अट्रैक्शन होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे तीनों ही टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये होता है कि वहाँ आप पोलर नेचर और नॉन पोलर नेचर का बता सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, जहाँ भी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है वो चीज़ पोलर हो जाती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आता, जब कोई फ़र्क नहीं आ रहा होता कि फ़लाँ की वैल्यू 4 है और फ़लाँ की 2 है, जब ये डिफरेंस इसमें से निकालेंगे 2 आएगा। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा वो चीज़ पोलर, जब डिफरेंस नहीं आएगा, जैसे हाइड्रोजन का हम एक मालिक्यूल ले लें फॉर एग्जांपल H2, तो इसके अपने हाइड्रोजन की वैल्यू भी 2.1, दूसरे हाइड्रोजन की भी 2.1, तो माइनस करेंगे 0 आंसर आएगा। जब डिफरेंस 0 आ रहा है तो ये नॉन पोलर बन जाएगा। जहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा वो चीज़ आपके पास क्या होगी, पोलर, और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आएगा वो चीज़ होगी
नॉन पोलर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये चीज़ बताती है आपको कि पोलर नेचर, नॉन पोलर नेचर के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने अभी बता दी है कि एक में से आप एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी बनेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दें, और हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।